हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पादप कार्यकी का पहला चैप्टर यानी प्लांट फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये है पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। देखिए, अगर हम पादपों को देखें थोड़ा ध्यान से तो हमें ये समझ में आता है कि कौन सा पादप कितना लंबा या थोड़ा एक मध्यम हाइट का, मध्यम ऊंचाई का, या कई बार बहुत कम ऊंचाई वाले पादप भी होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इनमें पदार्थों के परिवहन की बात सोचें तो जितना लंबा पादप होगा उतना परिवहन जो होता है उसमें थोड़ा सा एक विशेष प्रकार अलग से देखा जाता है। यानी प्लांट में हाइट के अकॉर्डिंग, पादपों में उनकी ऊंचाई लंबाई के अकॉर्डिंग उनमें परिवहन अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे कुछ पादप अगर कम लंबाई वाले हैं या कम ऊंचाई वाले हैं, या ये समझ लीजिए कि अगर छोटी दूरी के लिए, मतलब कम दूरी के लिए परिवहन की बात करें, अगर कम दूरी के लिए परिवहन की अगर बात करें तो ये होता है साइटोप्लाज्मिक धारा के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक धारा मतलब जैसे कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य थोड़ा अपनी जगह से जैसे खिसकता है तो उसमें पदार्थ जो होते हैं वो भी आगे पीछे होते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक धारा के द्वारा जो कम दूरी वाले पादप होते हैं, मतलब कम ऊंचाई वाले पादप जो होते हैं, उनमें परिवहन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है अधिक ऊंचे या लंबे पादपों में परिवहन जो होता है इसके लिए एक विधि होती है जिसको अपन कहते हैं स्थानांतरण। और ये स्थानांतरण जो होता है, यहाँ जो परिवहन होता है, ये मुख्यतः जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। और कम दूरी के लिए इसमें एक प्रोसेस चलता है जिसको अपन कहते हैं विसरण, है ना। साइटोप्लाज्मिक धारा जो अपन ने पढ़ा है, विसरण के द्वारा कम दूरी के लिए परिवहन होता है। देखिए, पादपों में परिवहन के लिए जो ऊतक होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। अगर हम दिशा की बात करें, दिशात्मक की बात करें, तो जाइलम जो होता है वो मुख्यतः क्या करता है, नीचे से पदार्थों को ऊपर लेके जाता है। और ये पदार्थ जो होते हैं ये जल में घुले हुए रहते हैं, है ना। मतलब इसका डायरेक्शन जो होता है ये सिंगल डायरेक्शन होता है और पदार्थ जो होते हैं वो इसमें घुले हुए रहते हैं और ऊपर जाके फिर ये जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आवश्यकता होती है, वहाँ पे पदार्थों को छोड़ते हैं। पर अगर हम ऊपर वाले अंगों की बात करें, जैसे पत्तियां हो गई, पत्तियों से फिर तना और बाकी उसकी शाखाएं, तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के समय भोज्य पदार्थ यानी स्टार्च का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट फिर पत्तियों से दूसरे सिरों में पहुंचता है। तो फ्लोएम का जो डायरेक्शन है वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है और जाइलम का जो डायरेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शन में सामान्यतः होता है ऐसा। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रोसेस होता है, पहली जो प्रक्रिया है, विसरण। विसरण के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन। देखिए, विसरण का मतलब होता है जब कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, तब अपन उसे विसरण कहते हैं। पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से
ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, कम सांद्रता की ओर जाता है। ऐसा अपन ने डेली लाइफ में भी देखा है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी टंकी और एक छोटी टंकी को आपस में जोड़ दिया जाए और बड़ी टंकी पानी से भरी हो, तो उसमें अगर दोनों को अपन ने एक पाइप से जोड़ा है तो उस बड़ी टंकी से छोटी टंकी में भी पानी जाने लगता है। और ये कब तक जाता है? तब जब तक दोनों का एक लेवल बराबर ना हो जाए, या दोनों हाइट की अगर टंकियां हैं और एक में पानी भरा हुआ है तो भी ये प्रोसेस अपन को देखने मिलता है। तो हाई लेवल से जो वाटर होता है वो कम की तरफ। दूसरी बात, अगर गैसों में भी परिवहन देखें, जैसे अगर किचन में कोई पदार्थ, कोई सब्जी बन रही है या कुछ और बन रहा है, तो उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, उसका जो फ्रेग्रेंस होता है, कहीं पे भी ऐसा, चाहे किचन में कोई चीज़ ऐसी हो या रूम में कुछ ऐसा पदार्थ हो जिससे फ्रेग्रेंस, कुछ ना कुछ धुआं आ रहा है या कुछ ऐसी खुशबू आ रही है, तो वो पदार्थ चारों ओर फैलने लगता है। तो ये एक्चुअली होता क्यों है? ये विसरण के कारण होता है। विसरण प्रक्रिया यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट देखी जाती है। विसरण में क्योंकि पदार्थ अपने आप ज़्यादा से अपने कम की तरफ जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रक्रिया में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और देखी गई है कि ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता मतलब ये कहीं पे भी, मतलब कुछ अगर अपन लिक्विड की बात करें, सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें, तरल की बात करें, या गैसों की बात करें, तो भी ये वहां पे आसानी से हो जाता है। मतलब कोई जीवित माध्यम इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट इसमें है, जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। फिर अगला, यह धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। ये धीमी गति से होती है। अच्छा, एक चीज और कि यहां पे एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब ये निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया मतलब यही कि एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एटीपी कहीं लगते होते तो फिर वो सक्रिय परिवहन के अंदर आ जाता। इसके अलावा अगर हम विसरण अलग अलग माध्यमों में देखें तो ठोस में सबसे कम विसरण होता है। ठोस में सबसे कम। फिर तरल या द्रव्य में थोड़ा अधिक। एवं गैसों में विसरण दर सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि गैसों में गैसें आसानी से, क्योंकि उसमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है, बीच में कहीं कुछ स्पेस ज्यादा होता है, तो आसानी से गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। ठोस में अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है, इसलिए गैस वहां पे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तापमान की अगर बात करें तो तापमान बढ़ाने से जो विसरण की दर होती है ये बढ़ती है। तो यहां पे तापमान जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विसरण दर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब तापमान बढ़ेगा तो विसरण दर भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर पदार्थों का घनत्व बढ़ता है, घनत्व जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर घनत्व बढ़ रहा है तो विसरण दर कम होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर गाढ़ापन बढ़ गया तो गाढ़ापन बढ़ने से क्या होगा कि सांद्रता क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक हो गई,
तो अंदर जो अंतरकोशिकीय स्थान है, जो बीच में जगह खाली मिल रही थी, अब वो कम हो जाती है, जिसके कारण पदार्थ जो होता है वो उसका परिवहन प्रभावित होता है। ये प्रक्रिया पादपों के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मतलब इसकी जो भूमिका होती है पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पादपों के केस में सिर्फ यही एक ऐसी प्रक्रिया है, विसरण ही ऐसा है जिसके द्वारा गैसों का परिवहन वहां पे हो सकता है। क्योंकि विसरण द्वारा ही पादपों में गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, तो ये विसरण के बारे में थोड़ा सा अपन ने शॉर्ट में देखा। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। विसरण मतलब पदार्थों का अपने उच्च सांद्रता से कम की तरफ गति करना। पदार्थ, अगर हम इसका तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण की दर भी बढ़ती है, क्योंकि पदार्थों को, मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को ऊर्जा मिलती है, जिससे वो जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं। विसरण की दर जो होती है ठोस में सबसे कम होती है, तरल यानी द्रव्य में थोड़ी सी अधिक होती है, और गैसों में और ज़्यादा होती है। अगर हम उस पदार्थ को, उस तरल भाग को गाढ़ा कर देंगे तो विसरण की दर प्रभावित होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि पदार्थों को मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती है। पादपों में विसरण की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका कारण है कि गैसों का जो परिवहन होता है वो मुख्यतः इसी प्रक्रिया से पादपों में देखा जाता है। ठीक है, वैसे सामान्यतः विसरण जो है ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, जीवन तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। इसके साथ साथ कि ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। विसरण से ही एक जुड़ा हुआ प्रक्रिया है जिसको अपन कहते हैं सुसाध्य विसरण। ये भी लगभग वैसे ही है, थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सुसाध्य विसरण। देखिए सुसाध्य विसरण में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली, यहां पे बीच में लिपिड की परत है और आजू बाजू यहाँ पे प्रोटीन इसमें धंसा हुआ रहता है। मतलब कहीं या तो बीचों बीच धंसा हुआ होगा, या जो बाहरी प्रोटीन होता है जिसको अपन ने तरल किरमिर मॉडल में पढ़ा था। ठीक है, आंतरिक प्रोटीन और बाहरी प्रोटीन होते हैं। अब अगर कोई पदार्थ लिपिड में वसा में घुला हुआ है, तो वो पदार्थ तो आसानी से झिल्ली को पार करके अंदर पहुंच जाएगा, है ना, वो तो एंटर कर जाएगा। पर अगर कोई जलरागी पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ वाटर में डिसॉल्व है, जलरागी है वो, तो उसको पार करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उस अवस्था में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो उसको कोई ऐसा पदार्थ हो जो उस जलरागी पदार्थ को यहां से यहां तक लेके चला जाए, ठीक है, और बाद में वो अलग हो जाए। मतलब एक तरह से वाहक की आवश्यकता इस प्रक्रिया में पड़ती है। ये है तो विसरण जैसा ही, ये है विसरण जैसा। मैं इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख देता हूं और कुछ सिंपल सी चीजें बता देता हूं, तो कुछ पार्ट तो इसका जल्दी क्लियर हो जाएगा। फिर जो अलग से टॉपिक, अलग से पॉइंट है वो अपन डिस्कस करते हैं। सुसाध्य विसरण मतलब सेम वही, पदार्थों का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है, पदार्थों का जो परिवहन होता है ये अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है।
और इसमें भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अगर ये जो परिवहन है ये अगर सांद्रता के विपरीत होता, मतलब निम्न से अधिक सांद्रता की ओर होता है, तब कहीं जाके एटीपी की आवश्यकता होती है, नहीं तो नॉर्मली एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। ये निष्क्रिय प्रक्रिया है। अच्छा, लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो तो झिल्ली को आसानी से पार कर जाते हैं, पर जलरागी पदार्थों के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। लिपिड मतलब वसा, वसा जो वाले वसीय पदार्थ जो होते हैं। लिपिड पदार्थ झिल्ली को आसानी से पार कर लेते हैं, परंतु जलरागी पदार्थों को झिल्ली के पार जाने के लिए कुछ वाहकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जलरागी पदार्थों को झिल्ली के पार जाने के लिए कुछ वाहकों की आवश्यकता होती है, और ये वाहक जो होते हैं ये सामान्यतः प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये झिल्ली है। अब क्या होगा कि जो कोई जलरागी पदार्थ है, अगर जैसे मान लीजिए, ये मैं कलर से थोड़ा सा बता देता हूँ, ये एक पदार्थ है, ये जलरागी है और इसको पार करना है, झिल्ली के पार लेके जाना है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन होगा, ये पदार्थ क्या करेगा, ये प्रोटीन से जुड़ेगा और फिर ये प्रोटीन इस पदार्थ को झिल्ली के पार लेके जाएगा, और बाद में क्या होगा, ये पदार्थ अलग हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सुसाध्य विसरण होता है। ये भी एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यहाँ पे भी एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा कुछ झिल्लियों में कई बार कुछ छोटे छिद्र होते हैं, कई जगह कुछ बड़े छिद्र होते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरह के पदार्थ वहाँ से एंटर करेंगे। और कुछ ऐसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यानी सूत्र कणिका हो गया, या लवक हो गया, प्लास्टिड हो गया, या जीवाणु कोशिका हो गई, इनकी जो सतह होती है, इनमें प्रोटीन पोरिन के द्वारा बड़े छिद्र बनाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ जो होता है वो आसानी से वहाँ से निकल सके। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लवक जीवाणु कोशिका की सतह पर पोरिन प्रोटीन बड़े छिद्रों का
निर्माण करते हैं जिससे पदार्थ आसानी से पार होने लगते हैं। ठीक है, सूत्रकणिका, लवक, जीवाणु, ये तो आप नाम ध्यान रखिएगा। सतह पर प्रोटीन के द्वारा बड़े छिद्रों का निर्माण होता है और पदार्थ फिर इन छिद्रों से आसानी से झिल्ली के उस पार जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे वाहक के रूप में उपयोग हो रहा है, तो प्रोटीन जो होगा वो संदमक जो होंगे, मतलब इसके जो निरोधक होंगे, मतलब जो रोकने वाले होंगे, उनसे ये आसानी से प्रभावित होगा। तो यह प्रक्रिया संदमक मतलब निरोधक जो रोकते हैं, संदमकों के प्रति संवेदनशील होती। यह प्रक्रिया संदमकों के प्रति संवेदनशील होती है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए प्रोटीन वाहक तो सिस्टम में है, पर मान लीजिए जब प्रोटीन वाहक पूरी तरह से उपयोग हो गए, मतलब अब कोई ऐसा पदार्थ नहीं बचा जो उस पदार्थ को झिल्ली के पार लेके जा सके। ठीक है, तो जब पूरे प्रोटीन वाहक उपयोग हो जाएंगे तब ये प्रक्रिया अपने चरम पर होगी, यानी बहुत ज्यादा इसकी एक्टिविटी उस वक्त देखने मिलेगी। चरम पर होती है जब सभी प्रोटीन वाहक उपयोग होते हैं। ठीक है, अगर हम जलमार्ग की बात करें, जलमार्ग में 8 एक्वापोरेंस होते हैं। जलमार्ग में 8 एक्वापोरेंस होते हैं। एक्वा मतलब वाटर, पोरेंस मतलब यही जो प्रोटीन जो छिद्रों का निर्माण करते हैं। 8 इसमें एक्वापोरेंस होते हैं जिससे पदार्थों का परिवहन आसानी से जलमार्ग में जल के रास्ते चलता रहता है। तो ये हो गया सुसाध्य विसरण के बारे में। अब इसके बाद अपन देखते हैं जो विसरण प्रक्रिया है या निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया के अंदर जो मूवमेंट होता है इसमें अपन दो चीजें पढ़ते हैं। एक अपन पढ़ते हैं यूनिपोर्ट और दूसरा अपन पढ़ते हैं को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये झिल्ली है, ये झिल्ली है और कोई मॉलिक्यूल यहां पे एक डायरेक्शन में क्रॉस हो रहा है, तो इसको अपन कहते हैं यूनिपोर्ट। कोई पदार्थ झिल्ली को एक दिशा में पार करता है, तब इसे अपन यूनिपोर्ट कहते हैं। अब को ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक आता है सिम्पोर्ट
और दूसरा आता है एंटीपोड। सिम्पोड का मतलब होता है जब दोनों पदार्थ एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं। ठीक है, जब दोनों पदार्थ एक ही दिशा में झिल्ली को पार करते हैं, मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल झिल्ली है और पदार्थों का जो परिवहन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा इस तरह से, तब इसको अपन कहेंगे सिम्पोड। और अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, उल्टी दिशा में हो जाता है, तो इसे अपन कहते हैं फिर एंटीपोड। पदार्थों का परिवहन झिल्ली के पार विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, पदार्थों का परिवहन झिल्ली के पार विपरीत दिशा में होता है, मतलब कुछ इस तरह से, ये झिल्ली है और ये पदार्थ एक गया और दूसरा इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये सारे के सारे जो हैं ये निष्क्रिय परिवहन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन में अपन ने यूनिपोड और को ट्रांसपोर्ट में इसको अपन ने डिवाइड किया। यूनिपोड मतलब पदार्थ का मूवमेंट, एक पदार्थ का मूवमेंट झिल्ली के पार एक दिशा में। को ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अपन दो अणुओं की बात कर रहे हैं, दो पदार्थों की बात कर रहे हैं। जब डायरेक्शन सेम होगा तो सिम्पोड, जब डायरेक्शन विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा, तो उसको अपन कहेंगे एंटीपोड। अब इसके बाद आता है सक्रिय परिवहन के बारे में। सक्रिय परिवहन जिसको अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सक्रिय परिवहन यहां पे जैसे नाम से इंडिकेट था, निष्क्रिय मतलब उच्च सांद्रता से कम की ओर। यहां पे जो परिवहन होता है, ये पदार्थ जो होते हैं, पदार्थों का परिवहन यहां पे उल्टा होता है। पदार्थों का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। अच्छा, यहां पे एटीपी और प्रोटीन वाहक दोनों उपयोग होते हैं। यह एटीपी एवं प्रोटीन वाहकों के द्वारा होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। अब दूसरी बात देखिए, अगर प्रोटीन यहाँ पे वाहक के रूप में उपयोग हो रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो निरोधक होंगे, जो संदमक होंगे, उसके प्रति ये प्रक्रिया संवेदनशील हो गई। यह प्रोटीन संदमक या निरोधक के प्रति संवेदनशील, यह प्रक्रिया प्रोटीन या ये प्रक्रिया प्रोटीन संदमक या निरोधकों के प्रति संवेदनशील होती है, क्योंकि उसकी जो प्रोटीन की जो पार्श्व श्रृंखला होती है उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला होती है उसको ये प्रभावित करते हैं और यहाँ पे फिर परिवहन जो होता है वो रुक जाता है।
अब जैसे कई तरह के पंप होते हैं, पंप एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो सक्रिय परिवहन के द्वारा काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो पंप चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ठीक है, इस तरह के कुछ पंप होते हैं। ये होते तो प्रोटीन है और वो सक्रिय परिवहन के द्वारा ही, मतलब सक्रिय परिवहन पर आधारित होते हैं, काम वैसे ही करते हैं। तो ये हो गया विसरण, या जो सिंपल अपन परिवहन कहते हैं एक छोटे डिस्टेंस के लिए, जिसमें अपन ने विसरण की बात की, सुसाध्य विसरण की बात की, निष्क्रिय परिवहन अपन ने देखा और सक्रिय परिवहन भी अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो जल पादप का संबंध होता है इसके बारे में। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि जल जो होता है वो पादपों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जल के द्वारा ही पादपों में जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं, उपपचयी क्रियाएं होती हैं, वो यहाँ पे पूर्ण होती हैं। जल के द्वारा ही चयापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही चयापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हम चाहे जो भी बात करें, चाहे कोई पादप की बात करें या किसी, कई तो ऐसे फल हैं जिनमें काफ़ी मात्रा में जल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो तरबूज होता है, तरबूज में लगभग 92% जल होता है। तरबूज में पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में होते हैं, पर जल की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और कई लोग जो वज़न घटाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो इस मेथड पर, मतलब तरबूज का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जल है। इसके अलावा जो शाकीय पौधे होते हैं, शाकीय पौधे या शाकीय पादप जो होते हैं, में जो शुष्क पदार्थ होता है, मतलब सूखा मटेरियल होता है, शुष्क पदार्थ इसमें 10 से 15% होता है। बाकी जल होता है। ठीक है, शाकीय पादप जो हैं, शाकीय पौधे जो हैं, उनमें शुष्क पदार्थ जो होता है, सूखा मटेरियल जो होता है, वो बहुत कम मात्रा में होता है। अब बीज जो होता है, बीज बाहर से तो सूखा दिखता है, परंतु उसमें जल होता है। क्योंकि बिना जल के उसका अंकुरण नहीं होगा, और बिना जल के अंदर जो चयापचय क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएंगी। अब ऐसे ही कुछ पादपों की अगर बात करें, जो मक्का पौधा होता है, मक्के का पौधा दिन भर में लगभग 3 लीटर तक जल अवशोषित करता है।
3 लीटर तक जल अवशोषित करता है। ठीक है, दिन भर में मक्के का पौधा 3 लीटर तक जल अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा जो होता है सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने भार जितना जल अवशोषित करता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ठीक है, मक्के का पौधा दिन भर में करीब 3 लीटर तक जल अवशोषित करता है, और सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने भार जितना जल अवशोषित कर लेता है। इसके अलावा देखिए, पादप जो होते हैं वो जल को अवशोषित तो करते ही हैं, पर इसमें यह भी बात सोचने वाली है कि काफ़ी मात्रा में जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकल जाता है। पादपों में अधिकांश जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है, पादपों में अधिकांश जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर चला जाता है। तो ये अपन ने देखा पादप और जल का संबंध, और अपन ने कुछ सिंपल से प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म किए। तो आज का लेक्चर अपन यहाँ पे ओवर करते हैं। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिए और बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।